नमस्कार, मैं जनवक्ता शिवम गौतम। खबर यह है कि अब जिस तरीके से चीन की सेना ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि भारत के साथ संघर्ष में उसके सैनिक नहीं मारे गए थे, अब उसकी हकीकत भी सामने आ गई है। दरअसल यूएस के वाशिंगटन पोस्ट में जियानली यांग नाम के एक चीनी लेखक ने दावा किया है कि ऐसा चीनी सेना इसलिए कर रही है क्योंकि उसको डर है जो चीन के अंदर करीब करीब 5.5 करोड़ 5.7 करोड़ जो पूर्व सैनिक बसते हैं, उनको अगर ये पता चल जाएगा कि चीन की सेना के भी 43 सैनिक मारे गए हैं और शी जिनपिंग ने उनके साथ किस तरीके से व्यवहार किया, उनके परिवारों को उनकी डेड बॉडी नहीं सौंपी गई और ना ही उन्हें कोई सम्मान दिया गया, उसके बाद वो विद्रोह कर सकते हैं, जिससे बचने के लिए शी जिनपिंग और पीएलए ने ये रणनीति अपना रखी है कि वो अभी तक ये स्वीकारने को राजी नहीं है कि गलवान के उस खूनी संघर्ष में चीन के 43 सैनिक और उनका एक कमांडर भी मारा गया था। इसको लेकर चीन में बहुत ज़्यादा असंतोष है, तमाम लोग इसको लेकर बातें कर रहे हैं और इसके साथ साथ वो लोग जो चीनी पीएलए या फिर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से परेशान हैं, वो भी इन विद्रोह करने वाले पूर्व सैनिकों के साथ आ सकते हैं। और हाल के कई सालों के अंदर ये देखने को मिला है कि ये जो सैनिक हैं जिनकी तादाद करीब 5.5 करोड़ है, वो पीएलए के खिलाफत करते रहते हैं या फिर शी जिनपिंग की भी वो खिलाफत करते रहे हैं। और यही डर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पीएलए और उसके साथ साथ उस कम्युनिस्ट पार्टी को भी सता रहा है जिसने कांग्रेस पार्टी से एक समझौता किया था। दरअसल चीन के अंदर जिस तरीके की तानाशाही चल रही है, पिछले 70 सालों में वहाँ एक पार्टी का शासन है और एक पार्टी की ही तानाशाही है और उसी पार्टी ने एक रेगुलर सेना की बजाय उस पार्टी की सेना बना रखी है जिसका नाम है पीपल्स लिबरेशन आर्मी। और जिस तरीके से तमाम जो दूसरे संगठन काम करते हैं उसी तरीके से पीएलए काम करती है। लेकिन पीएलए के लिए अब एक बड़ा खतरा ये भी है कि अगर ये पूर्व सैनिक विद्रोह करते हैं तो उस स्थिति में पीएलए में काम करने वाले वो सैनिक भी इनका साथ दे सकते हैं जो कि पीएलए के उच्च अधिकारियों की नीतियों से सहमत नहीं है या फिर चीन की सरकार से खुश नहीं है और अपने परिवार पर हो रहे जुल्म और सितम के खिलाफ आवाज़ उठाने की सोचते रहे हैं। हालांकि चीन में 80 के दशक में एक विद्रोह होने की कोशिश हुई थी, एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था जिसके बाद थिएनमान चौक पर टैंकों से जो स्टूडेंट्स प्रदर्शन कर रहे थे उनके ऊपर टैंक चलवा दिए गए थे, गोला बारूद चलवाया गया था, जिसके बाद चीन में कोई भी व्यक्ति विद्रोह करने या सरकार की मुखालफत करने की हिम्मत नहीं दिखा पाता है। लेकिन जिस तरीके की खबर और जानकारी जियान यांग ने दी है उसके बाद तो ये लगता है कि चीन में ये शुरुआत बहुत ज़ोर से है। जैसा कि पहले भी खबरें आती रही है कि सोशल मीडिया के माध्यम से लाखों लोग सेना से सवाल पूछ रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि चीन के जो सैनिक मारे गए हैं उनके नाम क्या हैं, वो कहाँ के रहने वाले थे और उनका अंतिम संस्कार सम्मानपूर्वक क्यों नहीं किया गया है। ये सारी बातें सरदर्द भी बनी हुई है चीन की सरकार के लिए। इसी वजह से चीन की सरकार एलएसी के ऊपर बार बार तनाव को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अब वो नई रणनीति के साथ इस दिशा में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसके तहत शिनजियांग जो प्रांत है तिब्बत से लगा हुआ, जिसके लिए रास्ता बनाने के लिए एलएसी बढ़ाई गई थी या फिर कहें तो अक्साई चीन नाम का जो भारतीय हिस्सा है अक्साई, उसको चीन ने कब्जा कर लिया था नेहरू के ज़माने में। उस प्रांत में भारतीय सीमा से करीब 2000 किलोमीटर की दूरी पर चीन ने 20,000 सैनिकों का एक और तैनाती करने की कोशिश जारी है। और इसके तहत चीन की योजना ये है कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो 48 घंटे के भीतर ये लोग भारतीय सीमा तक आ जाएंगे और उस स्थिति में एलएसी के ऊपर पहले से ही चीन के करीब 30,000 सैनिक जो लगे हुए हैं उनकी सहायता करने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि चीन जानता है कि भारत के एलएसी के ऊपर करीब करीब 40 से 50,000 सैनिक हैं और इनकी जो स्थिति है उसके हिसाब से चीनी सेना पर ये बहुत भारी पड़ने वाले हैं। साथ ही साथ चीन इसके साथ एक और नया गेम खेल रहा है और अब वो भारत के साथ इस तनाव को 2 फ्रंट में बदलना चाहता है और उसी के तहत चीन की सह पर पाकिस्तान ने भी गिलगित बाल्टिस्तान में करीब 20,000 सैनिकों को भेज दिया है और तैनाती करने की कोशिश की है, क्योंकि इन दोनों ही देशों को डर सता रहा है कि जब से 370 और 35 से हटाई गई है और भारत के प्रधानमंत्री हों या गृह मंत्री, रक्षा मंत्री हों या दूसरे लोग हों जिनमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ
बिपिन रावत भी हैं या फिर नए जो सेना प्रमुख बने थे मनोज मुकुंद नरवाने, उन्होंने भी कहा था कि पीओके को लेकर भारत सरकार जो भी कहेगी हम उस पर कार्रवाई करने के लिए हमेशा तैयार हैं। बात अगर पीओके की आएगी तो बात आएगी COL यानी कि चीन ऑक्यूपाइड लद्दाख की, और वैसी स्थिति में भारत सरकार अगर एक हिस्से को वापस लेने के लिए कार्रवाई करेगी तो दूसरे हिस्से को भी छोड़ेगी नहीं। ये चीन भी अच्छी तरीके से जानता है और पाकिस्तान भी जानता है, और अब यही वजह है कि ये दोनों ही देश मिलकर भारत के खिलाफ ये सेना की तैनाती कर रहे हैं। हालांकि वो कितनी भी कोशिश कर लें, भारतीय सेना को ये खबरें मिल चुकी हैं और उसके बाद भारतीय सेना ने अपनी तमाम इन्फेंट्री डिवीजन्स को अब लद्दाख और जो कश्मीर के तमाम इलाके हैं उनमें तैनाती के लिए रवाना कर दिया है। उसके साथ साथ भारत ने अपनी आर्टिलरी को भी अलर्ट कर रखा है। उसके साथ भारत की वायुसेना भी 8 मिनट के अलर्ट पे है, यानी कि अगर 8 मिनट पहले बताया जाएगा तो भारतीय वायुसेना के जो लड़ाकू विमान हैं वो किसी भी दिशा में मारक क्षमता के साथ आगे बढ़ सकते हैं, और वैसी स्थिति में PLA को धूल चटाई जा सकती है। उसके साथ साथ IBG की तैनाती भी भारत सरकार ने इसीलिए की थी क्योंकि पता था कि जिस तरीके से चीन साजिश कर रहा है और अल बदर जैसे आतंकवादी संगठनों को भी चीनी सेना के अधिकारी तमाम बातचीत करते हुए देखे गए हैं या उनके बातचीत की खबरें आ रही है, जिसका मतलब ये है कि चीन ये भी चाहता है कि युद्ध से पहले आतंकवादियों के मार्फत भारत के कश्मीर और लद्दाख के जो हिस्से हैं उनमें तबाही मचाने की कोशिश की जाए। लेकिन ये सारी बातें भारत से छुपी हुई नहीं है। यही वजह है कि माउंटेन स्ट्राइकिंग कोर हो या फिर IBG हो या फिर जो आर्टिलरी डिवीजन हो या दूसरे ब्रिगेड्स हो, उन सभी को अलर्ट करके पूरी तरीके से भारत सरकार चौकन्ना है, भारतीय सेना चौकन्ना है। और इस बार जो लड़ाई अगर होती है, जैसा कि उम्मीद है कि अगर चीन नहीं माना तो भारत किसी भी हालत में चीन को जवाब देने के लिए तैयारी करके बैठा हुआ है। ये लड़ाई एक फ्रंट पर नहीं होगी, ये लड़ाई वायुसेना भी लड़ेगी, ये लड़ाई लड़ेगी थल सेना भी, और उसके साथ साथ भारत की नौसेना भी इसमें शामिल होगी। चीन ये भी जानता है कि अगर भारत के साथ इस तरीके की वो कोई भी गफलत करने की कोशिश करता है, कोई भी जुर्रत करने की कोशिश करता है, तो उसको न केवल भारतीय थल सेना से लड़ना पड़ेगा, वायुसेना से लड़ना पड़ेगा, बल्कि साउथ चाइना सी में उसकी हालत भी पतली होने वाली है। जिस तरीके से ताइवान हो, वियतनाम हो, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, ब्रुनेई जैसे देश भी चीन की विस्तारवादी नीति को चुनौती दे चुके हैं, और अमेरिका पहले से ही 1 लाख सैनिक तैनात होने के बावजूद साउथ चाइना सी और हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में अपने सैनिकों की तादाद को 2 लाख तक पहुंचाने की कोशिश में लगा हुआ है। चीन जानता है कि अगर पाकिस्तान के साथ वो भारत के खिलाफ कोई भी जुर्रत करेगा तो फिर अमेरिका पूरी तरीके से भारत के साथ खड़ा हुआ दिखाई देगा। भारत अपनी जो थलीय सीमाएं हैं उन पर लड़ाई लड़ेगा और अमेरिका जापान के साथ मिलकर चीन को समुद्री रास्तों से घेरने की कोशिश करेगा। साथ ही साथ अमेरिका के जो लड़ाकू विमान हैं वो जो उनके जापान में हवाई अड्डे हैं या जापान में उनके जो एयरबेस है वहाँ से उड़ान भरेंगे, ऑस्ट्रेलिया से उड़ान भरेंगे या फिर वो ताइवान से भी उड़ान भरेंगे। और साथ ही साथ जिस तरीके से जंगी जहाज़ अमेरिका के खड़े हुए हैं साउथ चाइना सी और प्रशांत महासागर में, वहाँ से भी उसके लड़ाकू विमान चीन पर हमला करने के लिए तैयार है, जिसका अंदाज़ा चीन को भी है। और यही वजह है कि चीन अपने लोगों को बरगलाने के लिए, उनका ध्यान भटकाने के लिए भारत के साथ जो सीमाई तनाव बनाने की कोशिश कर रहा है या फिर इस तरीके की भावना बनाने की कोशिश कर रहा है कि एक तरफ चीन कोरोना से जर्जर हो रहा है और दूसरी तरफ भारत उसके ऊपर अतिक्रमण कर रहा है। इस सहानुभूति को लेने के लिए चीन इस तरीके की तैनाती कर रहा है और उसमें वो मदद मांग रहा है पाकिस्तान से। पाकिस्तान चूंकि चीन के कर्जे में डूबा हुआ है, चीन की स्थितियों को बेहतर तरीके से समझने के लिए यह भी समझना होगा कि चीन ने पाकिस्तान को कर्जा भी इसीलिए दिया था कि वो पीओके से होकर एक रास्ता निकालना चाहता था, जिससे कि नाम दिया था CPEC, और उसके माध्यम से चीन ने पाकिस्तान को बहुत सारा कर्जा दिया और इस कर्जे के बदले में चीन को बहुत सारी सहूलियतें भी मिली। लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी चीन की इन हरकतों का विरोध हो रहा है, जिस तरीके से नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है कर्मचारियों को, और साथ ही साथ उइगर मुसलमानों के प्रति चीन का जो रवैया है उसको देखते हुए पाकिस्तान में भी विद्रोह अगर होता है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। पाकिस्तान हो या चीन, ये दोनों ही देश आज की स्थिति में अपने आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए भारत के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की थोड़े से नमूना देकर या कोशिश करके अपने लोगों की सहानुभूति जुटा लेना चाहते हैं। लेकिन जैसा कि जियानेल यांग ने कहा है कि वहाँ जिस तरीके से पूर्व सैनिकों का एक बहुत बड़ी संख्या है, 5
1.7 करोड़ यानी कि 5,70,00,000 ये सैनिक तैयार बैठे हुए हैं कि अगर ऐसी कोई स्थिति पैदा होती है तो चीन के अंदर एक विद्रोह की घोषणा भी हो सकती है। क्योंकि इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं वो तब ज़्यादा होती हैं कि जब देश की सरकार किसी दूसरे मोर्चे पर लड़ रही होती है, तो वो लोग जानते हैं कि उस स्थिति में सेना की ज़्यादातर ताकत मोर्चों पर होगी यानी कि सीमा पर होगी, और उस स्थिति में अगर आंतरिक विद्रोह होता है तो वो आसानी से सफल हो सकता है। थिएनमानचौक जैसी घटनाएं होने की भी उम्मीदें कम होती हैं। दूसरी तरफ ताइवान ने भी घोषणा कर रखी है कि अगर चीन कोई भी बेजा हरकत करता है तो हम भी उसका पूरी तरीके से जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। देखना अब ये होगा कि चीन इस तरीके की हरकतों को आगे बढ़ाता है या फिर जैसा कि वो एक बार आगे बढ़ने के बाद थोड़ी गलत हरकतें करता है, फिर चीन चिकनी चुपड़ी बातें करता है, जैसे कि अभी डिजिटल स्ट्राइक के बाद भी हुआ। चीन ने पहले कहा कि इस तरीके की हरकतें भारत को नहीं करनी चाहिए, और बाद में चीन ने यह कहकर इस पूरे मामले को टालने की कोशिश की कि भारत और चीन दोनों को ही इससे नुकसान है। इसी बीच ये भी समझना जरूरी है कि कल कोर कमांडर लेवल की बैठक हुई थी जो 11 घंटे चली थी। उसमें भारत ने स्पष्ट कर दिया था कि चीन को अपनी सेनाओं की जो स्थिति है वो गलवान घाटी के फिंगर 4 एरिया से वापस पीछे की तरफ हटानी पड़ेगी, क्योंकि इस एरिया में न भारत की सेना रहती है न चीन की सेना रहती है, लेकिन चीन की सेना एडवांस कर चुकी है और इसको वापस लेने की जरूरत है। भारत की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि चीन जब तक अपनी सेनाओं को पीछे नहीं लेता है तब तक किसी भी समाधान की उम्मीद नहीं की जा सकती है। और इसी बात को लेकर चीन ने अपनी डिवीजन उतार दी है सिकियांग प्रांत के अंदर। उसे ऐसा लगता है कि इन सेना की तैनातियों से शायद भारत डर जाएगा, लेकिन वो अच्छी तरीके से अब समझ ले कि भारत अब नेहरू के युग का भारत नहीं है, ये नया भारत है, ये 2020 का भारत है, और इसको डराने की ताकत दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। जय हिंद, जय भारत।